अब क्या मैकेनिज्म अप्लाई हो सकता है इस केस में? यहां पर सिर्फ एक मैकेनिज्म मेरे दिमाग में आया, वो है रूल 21G, जो कि बड़ा खतरनाक है। वो सिंपल ये कहता है, यदि रूल 86B का नॉन कंप्लायंस हुआ, यदि रूल 86B का नॉन कंप्लायंस हुआ, तो जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल किया जा सकता है। सबसे खतरनाक प्रोविजन है। बाकी चीजों से हम ओके। गुड इवनिंग प्रोफेशनल क्लिक्स, स्टूडेंट्स और हमारे साथ जुड़े सभी व्यूअर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव वेबिनार में। हम सब जानते हैं कि बतौर फाइनेंस प्रोफेशनल जीएसटी के डायनामिक अपडेट और बदलते नियमों के साथ कदम से कदम मिलाना कितना जरूरी है। नोटिस का जवाब देना हो, अपील हैंडल करनी हो या फिर कंप्लायंस को स्मूथ बनाना हो, ये काम सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि सही स्ट्रेटजी का है। और इसी मकसद से आज का हमारा ये वेबिनार एक बेहद क्रिटिकल और प्रैक्टिकल टॉपिक पर फोकस कर रहा है, जीएसटी लिटिगेशन एंड कंप्लायंस, लीगल इश्यूज, केस लॉ एंड सॉल्यूशंस। तो इन कॉम्प्लेक्स लीगल पाथवे को डीकोड करने के लिए और हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जुड़ रही है जो नॉलेज का पावर हाउस है, जो एक मल्टी क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, जिनका एकेडमिक और प्रैक्टिकल बैकग्राउंड सच में बेमिसाल है। तो प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग सीपीए सीए राजेश कुमार खंडेलवाल सर। दोस्तों, सर का एक छोटा सा परिचय मैं आपके सामने रख रहा हूं। सीए राजेश कुमार खंडेलवाल सर आईसीआई के एक फेलो मेंबर हैं, जिन्होंने 2006 में अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर की। लेकिन सर की सीखने की भूख यहीं शांत नहीं हुई। उसी साल 2006 में उन्होंने एमबीए फाइनेंस एलएलबी की डिग्रियां भी हासिल की। इसके बाद 2014 में उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन ली। साल 2023 में उन्होंने ग्लोबल हॉरिजन्स को टच करते हुए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए आयरलैंड से सीपीए की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही आईसीआई के कई पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन कोर्स में सर ने महारत हासिल की है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स, डीसा, एफएएफडी, एमएसएमई, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज एंड कंकरेंट ऑडिट। अगर बात करें सर के प्रोफेशनल पोर्टफोलियो की, तो सर का एक्सपर्टाइज गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज भी बखूबी मानती हैं। सर को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाली ईईपीसी इंडिया की नॉर्दर्न रीजन कमेटी में जीएसटी एक्सपर्ट के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। सर सेबी के एक सर्टिफाइड रिसोर्स पर्सन भी हैं, जो समाज में फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने का काम कर रहे हैं। सर नासिन नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इंडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स में बतौर गेस्ट और विजिटिंग फैकल्टी आमंत्रित किए जाते हैं, जहां वो खुद सीजीएसटी और एसजीएसटी के ऑफिसर को ट्रेन करते हैं। इसके अलावा सर आईसीआई की ऑडिट और एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के उस स्टडी ग्रुप का भी हिस्सा रहे हैं, जिसने सोलवेंसी सर्टिफिकेट की गाइडेंस और फॉर्मेट पर काम किया है। सीए सीएस एंड सीएमए ब्रांचेज के साथ साथ विभिन्न ट्रेड बॉडीज में 500 से भी ज्यादा लेक्चर देने का सर का एक विशाल अनुभव है। टैक्समैन और टैक्स गुरु जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर सर के ढेर सारे आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं। उनका काम आईसीआई की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित जर्नलों में भी फीचर हुआ है। तो ऐसे सीनियर लिटिगेशन एक्सपर्ट का आज हमारे चैनल पर आना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो द कंप्लायंस सीए के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं और ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधा माइक सर को सौंपता हूँ। ओवर टू यू सी राजेश कुमार खंडेलवाल सर। थैंक यू विनोद जी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसको रखने का। और मुझे उम्मीद है जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ वो, और जो इसको यूट्यूब पर फ्यूचर में देखेंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, जैसा हमें पता है कि जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को आया था। उसके बाद से लेके अब तक मोर देन 6,000 या अमेंडमेंट हो, डबल एआर हो, ट्रिपल एआर के डिसीजंस हो, आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुके हैं, सर्कुलर्स आ चुके हैं, क्लैरिफिकेशंस आ चुकी हैं, इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर आ चुके हैं। वैसे तो ये जो सीजीएसटी एक्ट है ना, देखने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसके अंदर इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है। जब तक इस एक्ट को कंसोलिडेशन में ना पढ़ा जाए, तब तक पता नहीं चल पाता कि एक जगह की जो कमी है वो दूसरी जगह पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। हो सकता है एक जगह हमें एक जो वर्ड है उसका मीनिंग कुछ और लिखा हुआ मिले, और जब हम उसी वर्ड को दूसरी जगह देखें तो हो सकता है उसका मीनिंग कुछ और मिलेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जब हम टैक्सेबल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं। जब हम
टैक्सेबल, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए जब हम टैक्सेबल सप्लाई की बात करते हैं तो एक्ट के अंदर डेफिनेशन क्लॉज होता है सेक्शन 2। वहां पर जो टैक्सेबल सप्लाई को डिफाइन किया हुआ है, और जो एक्ट में डिफरेंट प्लेसेस पर टैक्सेबल सप्लाई जो वर्ड यूज किया गया है उसका जो मीनिंग है, वो मीनिंग वो नहीं है जो उसकी डेफिनेशन में है। मैं आज आपके साथ में वो सारे कुछ पॉइंट टच करना चाहूंगा जिनमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर कर दिया है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने, हो सकता है टैक्स पेयर की बात सुन ली हो, अपीलेंट की बात सुन ली हो, या हो सकता है कि जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है उसने टैक्स पेयर के अगेंस्ट में डिसीजन दिया हो। हमें पता है 31 जुलाई टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है जो सेकंड अपील है उसको फाइल करने के लिए। अब एक नया और डायरेक्शन आया कि आप टोकन जनरेट कर लीजिए, आपको 60 डेज का टाइम और मिल जाएगा। टोकन क्यों जनरेट करना है? जी स्टैट पोर्टल पे जाके, जीएसटी 80 पोर्टल पे जाके, वो इसलिए करना है भाई आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप इमीडिएट अपनी अपील फाइल नहीं कर पा रहे, डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर पा रहे, तो एक बीच में टोकन जनरेशन का सिस्टम आ चुका। टोकन जनरेट करिए, टोकन जनरेट करने की डेट से 60 डेज में आप अपनी जो अपील है वो अपलोड कर दीजिए जीएसटी 80 पोर्टल। जब अपील अपलोड कर दी, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, पेपर बुक अपलोड कर दी, अब कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपने रखे होंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने भी, उसने नहीं माना। आपने रखे होंगे फर्स्ट अपील अथॉरिटी के सामने, उसने वो भी नहीं माने। अब हमें वो पॉइंट, अपने आर्गुमेंट कहां रखने? हमें अपने आर्गुमेंट रखने जी स्टैट के सामने। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं कुछ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और मुझे लग रहा है ये जो पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा ना, हर कोई इन पॉइंट से, इन इश्यूज से जूझ रहा है। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। देखिए, एक टैक्स पेयर ऑडिट कराता है। जनरली सेंट्रल टैक्स के अंदर जो ऑडिट है वो 5 सालों का होता है, और जो स्टेट है कहीं पर 1 साल का है, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल। कुछ स्टेट में इशू बेस्ड ऑडिट हो रहे हैं। अब एक रूल है, रूल 86B, जो सबसे फेवरेट रूल है जीएसटी ऑडिट ऑफिसर का। क्यों फेवरेट रूल है? इसलिए है कि भाई आपको अपनी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी थी वो 99% के एक्सटेंट तक इनपुट टैक्स क्रेडिट से डिस्चार्ज की जा सकती थी। 1% कैश में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी थी। रूल 86B कुछ एक्सेप्शन भी प्रोवाइड करता है। रूल 86B क्या कहता है? रूल 86B ये कहता है, यदि किसी पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर एक महीने में 50 लाख रुपए से ज्यादा है, एक्सपोर्ट को बाहर कर दीजिए, एग्जेम्प्ट को बाहर कर दीजिए, यदि 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस महीने में जो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो डिस्चार्ज करेंगे ना, 99% यूज कर सकते हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। 1% उनको कैश यूज करना है। अब किसी महीने में, पर्टिकुलर मंथ में ऐसा हो सकता है कि उनकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख क्रॉस कर गई और वो 1% जो लाइबिलिटी कैश से डिस्चार्ज करनी थी वो डिस्चार्ज नहीं कर पाए। 5 साल का ऑडिट हो रहा है। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि आपने एक पर्टिकुलर मंथ के लिए या पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए या पर्टिकुलर ईयर के लिए वो जो टैक्स लाइबिलिटी थी कैश में डिस्चार्ज करनी थी, वो कैश में डिस्चार्ज नहीं करी। अब ऑडिट ऑफिसर आप पे क्या एलिगेशन लगाता है कि जो ये 1% टैक्स आपने कैश में पे करना था, अब आप इसको पे करिए, इस पर इंटरेस्ट भी आपको पे करना है। अब क्वेश्चन राइज होता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरी वो लाइबिलिटी, मेरी टोटल आउटवर्ड सप्लाई जिस पे वो एप्लीकेबल होना था वो 50 लैक्स थी, और 50 लैक्स का मैं 1 मिनट के लिए मैं मान के चल रहा हूं भाई मेरा जो टैक्स अमाउंट निकला वो 9 लैक्स का निकला। 9 लैक्स का 1% 9,000 बनेगा। या हमें समझने के लिए इस फिगर को 10,000 पकड़ के चलते हैं कि 10,000 कैश में डिपॉजिट करना था जो नहीं कर पाए।
अब ऑडिट ऑफिसर कहता है भाई 10,000 आप कैश में डिपॉजिट करिए, क्योंकि रूल 86 बी कहता है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेप्शन में जाना है। क्या जो वहां पर एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि टैक्स पेयर ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में जिनकी इन जिनकी रिटर्न की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, क्या वहां पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स पे किया था? यदि कंपनी है तो कंपनी ने, उसके डायरेक्टर ने। यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म या किसी पार्टनर ने। यदि वो एचयूएफ है तो एचयूएफ ने, कर्ता ने। यदि वो ट्रस्ट है तो ट्रस्ट ने, और ट्रस्ट के ट्रस्टी ने। पार्टनरशिप फर्म के बारे में बता चुका हूं, पार्टनरशिप फर्म में उसके पार्टनर है। यानी प्रेसिडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में जिनकी ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, इनकम टैक्स 1 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया था या नहीं किया था। ज्यादा डिपॉजिट किया था तो 1% में रिलैक्सेशन है। 1% कैश में पे करने की जरूरत नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। अब मान लीजिए वो तो इंडिविजुअल है और उसने कभी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स ही पे नहीं किया। वैसे इसमें और भी एक्सेप्शन है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि वो पर्सन एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं आता और उसको 10,000 कैश में पे करना था। अब ऑडिट ऑफिसर कहता है कि भाई आपने 10,000 कैश में पे करना है। अब आप तो ऑलरेडी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट करके पे कर चुके। अब मैंने इसके लिए 5 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। क्या नॉन कंप्लायंस हुआ रूल 86 बी का इस केस में? क्या इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा? क्या कोई पेनल्टी एप्लीकेबल होगी? और दो और आगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें मैं आपको भी डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, जो रूल 86 बी है ना, वो एप्लीकेबल हुआ था 1 जनवरी 2021 से। और जो इसका पेरेंट सेक्शन है वो आया था 1 अक्टूबर 2022 से। यदि टैक्स पेयर जिसकी ऑडिट हो रही है, यदि उसका टैक्स पीरियड कवर हो रहा है 1 जनवरी 2021 से पहले का, तो उस केस में तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अब ऐसा हो सकता है कि 17, 18, 18, 19, 19, 20 की ऑडिट हुई हो, इवन 20, 21 की ऑडिट हुई हो, और वो केस अभी लिटिगेशन में हो, सेकंड स्टेज पर जीएसटी 80 में उसकी अपील फाइल की जा चुकी हो, और उसमें ये एक पॉइंट हो। तो आपको पहला का पॉइंट ध्यान रखना है कि ये 1 जनवरी 2021 से पहले तो रूल बना ही नहीं था, तो वहां पर तो कैश पेमेंट की बात एप्लीकेबल ही नहीं होती। दूसरा पॉइंट, जो रूल 86 बी है, इसका जो पेरेंट सेक्शन है वो सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 है। और इस सेक्शन का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 2022 को। अब आप जरा विजुलाइज करिए कि जो पेरेंट है वो तो आए थे इस दुनिया में 1 अक्टूबर 2022 को, और जो उनका बेबी है वो कब आ गया था? 1 जनवरी 2021 को। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैं आपको यहां पे ये हाईलाइट करना चाह रहा हूं, जब पेरेंट सेक्शन 1 अक्टूबर 2022 को आया था तो इससे पहले इस रूल को अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूल से एक्ट गवर्न नहीं होता बल्कि एक्ट से रूल गवर्न हो सकता है। तो मैंने आपको दूसरा पहला पॉइंट क्या बताया था? 1 जनवरी 2021 से पहले की यदि कोई ऐसी नॉन कंप्लायंस हो गई है तो चिंता की कोई बात नहीं है, रूल ही नहीं था। और यदि 1 अक्टूबर 2022 से पहले हो गई है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि पेरेंट सेक्शन नहीं था। अब हम बात करते हैं 1 अक्टूबर से 2022 के पीरियड वाली बात। अब आप एक बात बताइए मुझे, जो 10,000 इनपुट टैक्स क्रेडिट से लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी, और जीएसटी ऑडिट ऑफिसर यह कहता है कि आप इस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करिए। क्यों करिए? क्योंकि आपने टैक्स पे नहीं किया। अब हम देखते हैं सेक्शन 73, 74, उनकी लैंग्वेज क्या कहती है। उनकी लैंग्वेज ये कहती है, मैंने नीचे लिखा हुआ है कि सेक्शन 73 में कब, सेक्शन 73 को कब इन्वोक किया जा सकता है। वो कहता है टैक्स हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड, टैक्स हैज नॉट, सॉरी, हाँ, टैक्स हैज इरोनियस रिफंडेड, और लास्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। मैं अभी अभी चैट में किसी ने जो भी रिमार्क्स डाला उसको लूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जो 10,000 मैंने आईटीसी से पे कर दिया, मुझे कैश से पे करना था, क्या ये किसी कैटेगरी में फॉल करता है? टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड का मैटर है क्या ये?
क्या ये इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज का मैटर है क्या? क्या ये जो मेरा रिफंड है वो मैंने गलत ले लिया, क्या उस कैटेगरी में आता है? मेरा कंसीडर्ड ओपिनियन है नहीं आता। क्यों? क्योंकि टैक्स पेमेंट का जो मैनर है वो गलत हो सकता है, बट आप ये नहीं कह सकते कि टैक्स पेड नहीं किया या टैक्स शॉर्ट पेड किया है, आप ये नहीं कह सकते। दूसरा मुद्दा भी देख लेते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड है, यूटिलाइज्ड है। इस पर मैं अभी आगे बात करूंगा। मैं अभी इस बात पे बात कर रहा हूं केवल कि मैंने कैश से ना पे करके क्रेडिट से पे किया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो मेरा टैक्स है शॉर्ट पेड या नॉट पेड की कैटेगरी में आता है। अभी मैं ये वाला मुद्दा लूंगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज इस केस में हुआ है या नहीं। इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा, एक सेक्शन है मेरे पास में, सेक्शन, एक मिनट में देख लेता हूं, नहीं ये नहीं है सर, एक हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 49। सॉरी, मैं अभी ये डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, क्योंकि ये भी 73 की एक कंडीशन है। मैंने जब इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, मेरा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वैलिड इनपुट टैक्स क्रेडिट था, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड नहीं था। जब मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड नहीं है तो रॉन्गली यूटिलाइज्ड कैसे हुआ? तो सर मैं यहां पे था कि जो रूल 86 बी है, मैं एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। जब जीएसटी ऑडिट होती है तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने 1% कैश में टैक्स पे नहीं किया, जबकि आप 1% कैश में टैक्स पे करने के लिए लायबल थे, क्योंकि आपके ऊपर रूल 86 बी अप्लाई होता है। किसी एक मंथ में 50 लाख से ज्यादा की आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी, तो आपको क्या करना था? आपको जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ना, उसका केवल 99% तक आपको आईटीसी यूज करना था, और आपने क्या किया? आपने 100% आईटीसी यूज कर लिया। तो मैंने आपको पीछे बताया था, स्क्रीन दिखा देता हूं, आपको नहीं दिखाई दे रही थी, कि जो रूल 86 बी है वो आया था 1 जनवरी 2021 को। तो 1 जनवरी 2021 से पहले तो रूल 86 अप्लाई नहीं हो सकता, रूल 86 बी। और जो इसका पेरेंट सेक्शन है वो कब बना था? वो बना था, वो इफेक्टिव हुआ था 1 अक्टूबर 2022 से। तो जब एक्ट ही नहीं था तो रूल की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पहले पेरेंट सेक्शन होगा उसके बाद उसका रूल होगा। और जीएसटी में क्या हुआ यहां पर? पहले रूल 86 बी बना, यानी कि पहले रूल आया फिर एक्ट आया। तो 1 अक्टूबर 2022 से पहले का यदि आपका केस है तो आपको यह प्ली लेना चाहिए कि भाई जब एक्ट में ही प्रोविजन 1 अक्टूबर 2022 को आया था तो इससे पहले वाले पीरियड के लिए रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अब मैं आपसे यह स्क्रीन डिस्कस कर रहा था सेक्शन 73, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था 10,000 रुपीज का। भाई ऑडिट ऑफिसर कहता है भाई आपने 10,000 कैश में पे करना था, नहीं किया। मैंने कहा क्यों पे करना था? उन्होंने कहा टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड है। मैंने कहा मुझे बताइए कैसे नॉट पेड और शॉर्ट पेड है? क्योंकि सेक्शन 73 या 74 कहते हैं ये तभी अप्लीकेबल हो सकता है, 73 74, जब टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड हो। मैंने तो टैक्स पे किया है, वो कैश से पे किया हो चाहे क्रेडिट से पे किया हो, पे हो चुका है। मैंने आपको बताया था मैनर गलत हो सकता है कि मेरे को आईटीसी से ना पे करके कैश से पे करना है, पर ये नहीं कह सकते कि टैक्स नॉट पेड या शॉर्ट पेड की कैटेगरी में आता है। फिर दूसरा उन्होंने क्वेश्चन उठाया, भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज है, इसको भी देख लेते हैं। मैंने कहा मेरा तो जो क्रेडिट था ना वो तो मेरे वैलिड इनपुट थे, उसका मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, तो मेरा रॉन्गली अवेल्ड कहां से हो गया? मेरा तो 3B के अंदर ऑलरेडी पार्क्ड है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, या मैंने तो करंट मंथ की जीएसटीआर 3B में क्लेम किया, मेरा रॉन्गली अवेल्ड हो ही नहीं सकता। तो ये उनकी प्ली भी नहीं चलने वाली, और प्ली हमारी यही चलेगी कि सेक्शन 73 74 इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, पहली बात। दूसरा मैं एक आर्गुमेंट और देना चाहूंगा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है। जब सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 आया था, यह आया था 1 अक्टूबर 2022 को, और 73 74 कब से एप्लीकेबल है? 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। कहने का मतलब यह है जब 1 जुलाई 2017 को 73 74 बने थे, तो क्या वहां पर यह कल्पना की गई थी कि सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 पिक्चर में आएगा, और यदि 1% कैश में पे नहीं किया गया तो क्या हम उसको नॉट पेड शॉर्ट पेड मान लेंगे? क्या ऐसा कोई
अंदाजा या कोई अंतर्यामी होगा जिसने ये चीज विजुलाइज करी होगी। मैं नहीं मान सकता कि 7374 में जो लिखा हुआ है कि नॉट पेड शॉर्ट पेड, आप ये विजुलाइज कर लो कि 4912 के लिए भी है वो। और आपको एक इसी में पॉइंट बताऊंगा, जहां जहां लॉ मेकर को यह लिखना था कि मुझे 7374 अप्लाई करना है, वहां वहां लॉ मेकर ने लिखा एक्ट में। इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, सेक्शन 35 सबसेक्शन 6। ये क्या कहता है? देखिए, जो टैक्स है ना वो एक्चुअल सप्लाई पे लगता है। यदि एक्चुअल सप्लाई नहीं है तो टैक्स को लेवी नहीं किया जा सकता। सेक्शन 35 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? यदि आपने गुड्स और सर्विस को अकाउंट फॉर नहीं किया तो हम इसको डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। अब एक्चुअल सप्लाई होगी तो टैक्स लेवी होगा। अब यहां पर गुड्स को अकाउंट फॉर नहीं किया, गुड्स सेल साइड में भी अकाउंट फॉर नहीं करी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। परचेज वाली गुड्स भी अकाउंट फॉर नहीं करी, यह भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर लॉ मेकर ने क्या माना? यदि आपने गुड्स का अकाउंट फॉर नहीं किया तो हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। और एक्चुअल सप्लाई के केस में यदि टैक्स पे नहीं होता तो 7374 लग जाएगा। अब क्योंकि यहां पर डीमिंग सप्लाई है और 7374 लगना है किसमें? एक्चुअल सप्लाई के केस में, तो सेक्शन 35(6) में उनको लिखना पड़ा कि डीम्ड सप्लाई है, उसके बावजूद 7374 एप्लीकेबल होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, यदि लॉ मेकर की ऐसी इंटेंशन होती कि सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 जिसके अंडर में रूल 86 बना हुआ है, 86B बना हुआ है, यदि लॉ मेकर की ऐसी मंशा होती तो यहां पर भी वो ये प्रोविजन डाल देते, सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 का अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो 7374 एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन लॉ मेकर ने यहां पर ये नहीं प्रोविजन इंसर्ट किया। इसलिए मेरा यहां पर यह व्यू बनता है कि यदि वो 10,000 जो कैश में पे करने थे, आपने कैश में पे नहीं किए, आपने क्रेडिट से पे कर दिए, तो वो शॉर्ट पेड नॉट पेड का मटेरियल मैटर नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। तो इस केस में यदि जीएसटी ऑडिट ऑफिसर नोटिस देता है कि भाई आपको 10,000 डिपॉजिट करने हैं, आप उसको बड़े ही हम्बल तरीके से रिप्लाई करना है, सर इस केस में रूल 86 भी हमारा कंप्लायंस हो चुका है, नॉन कंप्लायंस नहीं है, हमें कोई टैक्स पे नहीं कर। अब बात आती है इंटरेस्ट की। अभी मैं अभी मैं जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज है उसकी भी बात करूं। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। क्या इंटरेस्ट पे करना है हमें? उन्होंने कहा हमने आपकी बात मान ली, आपने 10,000 कैश से ना पे करके क्रेडिट से पे कर दिया, शॉर्ट पेड नॉट पेड का मैटर नहीं बनता, एक काम करिए आप इंटरेस्ट पे कर दीजिए। ठीक है जी, हमने कहा इंटरेस्ट देख लेते हैं। जब हम इंटरेस्ट पर आर्गुमेंट करने गए तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि इंटरेस्ट चलिए कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिया हुआ है आपका, दो चीजें पढ़नी है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। अभी मैं आउटपुट टैक्स की बात कर रहा हूं, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 और रूल 88B। अब देखिए, जब मैंने सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 पढ़ा तो मुझे पता चला कि भाई अगर आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाई को डिले डिस्चार्ज किया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना है। मैंने तो आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स है उसको डिले डिस्चार्ज किया ही नहीं, टाइमली डिस्चार्ज किया है। मेरे को रूल 86 ने बोला था कि कैश में डिस्चार्ज करना था, लेकिन क्रेडिट में डिस्चार्ज कर दिया। इस पे तो इंटरेस्ट का कोई प्रोविजन बनता ही नहीं है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में रूल 88B के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी नहीं है इसमें। यदि इंटरेस्ट डिमांड किया जा रहा है तो हम्बल मैनर में रिप्लाई करना है, सर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में इसमें कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड की। एक मिनट के लिए चलो ये मैं मान लेता हूं कि मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अवेलमेंट के टाइम पे तो सही था, लेकिन मैंने उसको जब यूटिलाइज किया तो वो रॉन्गली यूटिलाइज हुआ। एक मिनट के लिए मैं सिर्फ आर्गुमेंट के लिए यदि मैं मान भी लूं विदाउट एक्सेप्टिंग इट, अब मेरे सामने क्वेश्चन आता है, चलो वहां पर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की मेरी डिमांड रेज नहीं हुई, क्या इंटरेस्ट यहां पर लेवी किया जा सकता है? सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। जब मैं जाता हूं सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के अंदर तो वहां पर क्या लिखा हुआ है?
वहां पर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट तभी लेवी होगा जब इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड हो। देख लिया, मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है। यदि मैं मान लेता हूं इस बात को कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली यूटिलाइज्ड हुआ है, तो रूल 88B क्या कहता है, वो ये कहता है इंटरेस्ट कब लगेगा, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। इस केस में मेरा जो अवेल्ड है ना, वो रॉन्गली अवेल्ड नहीं है, वो वैलिडली अवेल्ड है। मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया मेरा यूटिलाइजेशन रॉन्ग हो सकता है, तो 53 की कैटेगरी से भी मैं इंटरेस्ट से बाहर हो गया। मेरा कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल इस केस में नहीं होना। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या पेनल्टी लग सकती है? देखिए, मेरा यह मानना है जब तक सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 नहीं बना था, कोई पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं हो सकती। पेनल्टी के लिए रूल बनाने की पावर गवर्नमेंट के पास में है सेक्शन 164 में। और वहां क्या लिखा हुआ है, यदि एक्ट के प्रोविजन को कंप्लायंस कराने के लिए जरूरी है तो रूल बनाए जा सकते हैं, और यदि रूल का नॉन कंप्लायंस होता है तो 20,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। 164 में ही लिखा है। अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को। बोला यदि किसी प्रोविजन के कंप्लायंस के लिए रूल बनाने तो बना सकते हैं। अरे भाई, यहां तो प्रोविजन ही नहीं था 49/12, वो तो 1 अक्टूबर 2022 को आया। जब प्रोविजन नहीं था तो रूल कैसे बन जाएंगे? प्रोविजन तो था नहीं, रूल बना दिया। अब मान लीजिए ये कहा जा रहा है कि भाई आपने रूल का नॉन कंप्लायंस किया है, तो कोई पेनल्टी इस केस में लगने वाली नहीं है जब तक कि 1 अक्टूबर 2022 का केस है। उसके बाद की बात अभी आगे करेंगे। अब क्या मैकेनिज्म अप्लाई हो सकता है इस केस में? यहां पर सिर्फ एक मैकेनिज्म मेरे दिमाग में आया, वो है रूल 21G, जो कि बड़ा खतरनाक है। वो सिंपल ये कहता है, यदि रूल 86B का नॉन कंप्लायंस हुआ, यदि रूल 86B का नॉन कंप्लायंस हुआ, तो जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल किया जा सकता है। सबसे खतरनाक प्रोविजन। बाकी चीजों से हम बचते बचाते आ रहे हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही ये दिमाग में आया कि रूल 21G अप्लाई किया जा सकता है और जो जीएसटी नंबर है उसको कैंसिल किया जा सकता है, तो टैक्स पेयर को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सामने आया। उसने ये कहा, रूल 86B का नॉन कंप्लायंस हुआ, मान लिया आपकी बात, क्या ये इतना बड़ा नॉन कंप्लायंस है कि उसके बिजनेस करने के राइट को ही खत्म कर दिया जाए? क्या ये इतना बड़ा नॉन कंप्लायंस हो गया कि उसको बिजनेस कम्युनिटी से ही एक तरह से बाहर कर दिया जाए? क्या ये इतना बड़ा नॉन कंप्लायंस है कि उसको इतनी बड़ी सजा दी जाए कि उसका बिजनेस ही बंद हो जाए? तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में इस बात की रेट लगी, एएम एंटरप्राइजेस के केस में। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा, इस केस में रूल 21G में जो बोला गया है उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता। और यह मैं आपको बताऊं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज की डेट में हर दूसरे टैक्स पेयर की, हर दूसरे टैक्स प्रोफेशनल की यह प्रॉब्लम है, जो कि रूल 86B में नॉन कंप्लायंस होने की वजह से जीएसटी ऑडिट में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। यह मैंने आपको एक पॉइंट बताने की कोशिश की यहां पर। अब 1 मिनट के लिए मैं ये देख लेता हूं कि किसी का कोई क्वेश्चन है क्या अभी। तो राजेश सर, इस अकॉर्डिंगली अगर किसी ने कोई भी ये पे नहीं किया 86B के हिसाब से, तो इसका मतलब कोई पेनल्टी वगैरह कुछ लग ही नहीं सकती अकॉर्डिंगली तो? सर देखिए, यदि पेनल्टी लगेगी, एक पेनल्टी होती है नॉन कंप्लायंस की सेक्शन 125 में भी, यदि कहीं और कोई पेनल्टी प्रेस्क्राइब नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, जब वन मेरा ये मानना है कि जब पेनल्टी एप्लीकेबल होती है ना, तो पेनल्टी इंटेंशन के साथ होनी चाहिए कि उसकी ऐसी इंटेंशन थी कि मुझे नॉन कंप्लायंस करना है। एग्जैक्टली। ठीक है ना? मतलब कि पेनल्टी तो लगाई जा सकती है, लेकिन यह प्ली लेना पड़ेगा कि हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि हमने ये काम जानबूझकर किया गया है। लेकिन वहां पर क्या लिखा हुआ है, 125 में लिखा हुआ है अप टू 25,000, यानी 25,000 सीजीएसटी में, 25,000 एसजीएसटी में, मैक्सिमम 50,000। तो वहां पे पेनल्टी कम भी लग सकती है, ऐसा नहीं है 50,000 ही लगेगी। दूसरा पॉइंट, सेक्शन 129। सर बहुत सारी अपील्स जीएसटीएटी में फाइल हुई है सेक्शन 129 को लेकर। सेक्शन 129 हमें पता है ईबी बिल से रिलेटेड है, रूल 138।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताने जा रहा हूं। और जिन्होंने यदि अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है तो आप प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। चाहे वो एडजुडिकेशन का केस हो, मींस कहने का मतलब यह है आपकी जो व्हीकल है इंक्लूडिंग गुड्स उसको इंटरसेप्ट कर लिया है। अभी ड्यूरिंग दी इंटरसेप्शन अभी MOV 07 इशू हो चुका है, DRC 01 इशू हो चुका है, अभी आप रिप्लाई देने की स्टेज में हैं, या फर्स्ट अपील अथॉरिटी के सामने आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या आप सेकंड लेवल पे आपने अपील फाइल कर दी है। आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। पहले क्वेश्चन ये है, क्या मोबाइल स्क्वाड ऑफिसर को टेम्प आईडी जनरेट करने की पावर है ड्यूरिंग द ट्रांजिट पेनल्टी लगाने के लिए? एक व्हीकल मान लीजिए चला गुड्स को लेकर, मान लेते हैं वो चला वेस्ट बंगाल से और उसको जाना है कहाँ, कन्याकुमारी, तमिलनाडु जाना है, तमिलनाडु ले लेते हैं। वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है और तमिलनाडु जाना है। बीच में एक स्टेट है यूपी। वहां पर गुड्स को और व्हीकल को इंटरसेप्ट किया गया। जो बायर है वो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है, जो सप्लायर है वो वेस्ट बंगाल में है, और जो ट्रांसपोर्टर है वो मान लीजिए वो थर्ड स्टेट हरियाणा में रजिस्टर्ड है। यूपी के जीएसटी ऑफिसर ने गुड्स को व्हीकल को इंटरसेप्ट कर लिया। अब उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर तो 2 डिजिट की बजाय 4 डिजिट की मिस्टेक है, या कोई और मिस्टेक है। मान लीजिए आपके जैसे इनवाइस नंबर है वो आपका लिखना था 270, लिख गया 072, कोई भी हो सकती है मिस्टेक। तो उन्होंने गुड्स को व्हीकल को इंटरसेप्ट कर लिया। अब वो क्या किया, उन्होंने इमीडिएट उन्होंने टेम्प आईडी जनरेट करी, और टेम्प आईडी जनरेट करके MOV 07 और 1 इशू किया। टैक्स पेयर ने रिप्लाई किया, पेनल्टी पे करी, और पेनल्टी पे करने के बाद अपनी गुड्स और व्हीकल दोनों को ले गए। अब क्वेश्चन अराइज होता है इस केस में, क्या मोबाइल स्क्वाड ऑफिसर के पास में टेम्प आईडी जनरेट करने की पावर है? देखिए मैं आपको बताऊंगा। इस केस में मोबाइल स्क्वाड ऑफिसर के पास में टेम्प आईडी जनरेट करने की पावर नहीं है। जितने भी ऐसे केस हैं जहां पर टेम्प आईडी जनरेट करके पेनल्टी लगाई गई है, वहां पर मोबाइल स्क्वाड ऑफिसर के पास में टेम्प आईडी जनरेट करने की पावर नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन 25 सबसेक्शन 8 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ध्यान से समझेंगे इस चीज को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सेक्शन 25(8) क्या कहता है? वो ये कहता है, where a person who is liable to be registered under this act fails to obtain register, the proper officer may, without prejudice to any action which may be taken under this act or under any other law for the time being in force, proceed to register such person in such manner as may be prescribed. सेक्शन 22, 23, 24, 25 के अंदर प्रोसीजर बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है। सेक्शन 22 क्या कहता है? सेक्शन 22 ये कहता है कि यदि मेरी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेश होल्ड क्रॉस कर चुकी है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और 25(8) क्या कहता है? यदि कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन लेने में फेल हो जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर उसको रजिस्ट्रेशन देगा। अब आप विजुलाइज करिए, सप्लायर वेस्ट बंगाल में है, रिसिपिएंट तमिलनाडु में है, ट्रांसपोर्टर हरियाणा का है, तीनों रजिस्टर्ड हैं। क्या 25(8) एप्लीकेबल होता है? क्या जो सप्लायर है या रिसिपिएंट है या ट्रांसपोर्टर है, तीनों में से कोई क्या रजिस्ट्रेशन लेने में फेल हुआ है? इस केस में, इस केस में रजिस्ट्रेशन लेने में वो फेल नहीं हुआ है। आप चैट बॉक्स में आंसर करके भी बता सकते हैं क्यों नहीं हुआ। क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो उस स्टेट में लेना है ना जहां से वो सप्लाई कर रहा है। वेस्ट बंगाल वाला वेस्ट बंगाल से सप्लाई कर रहा है अपनी, तमिलनाडु वाला तमिलनाडु से सप्लाई कर रहा है, वहां रजिस्टर्ड है, और जो ट्रांसपोर्टर है वो हरियाणा से अपनी सर्विसेज दे रहा है तो हरियाणा में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 8 में एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में। और इसी से रिलेटेड जो रूल है, सेक्शन 16 सबसेक्शन सॉरी रूल 16 सब रूल 1 सू मोटो रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या बोला गया है? इसमें यह बोला गया है यदि कोई सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च या कोई अन्य प्रोसीडिंग होती है तो जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको रजिस्ट्रेशन दे सकता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो व्हीकल और गुड्स का इंटरसेप्शन किया था यूपी के अंदर, क्या इस कैटेगरी में से
क्या इस कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में वो फॉल होता है? सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च और एनी अदर प्रोसीडिंग्स। इस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। मैं इसका रीजन अभी बताने वाला हूं कि सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च और एनी अदर प्रोसीडिंग में ये क्यों कवर नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि हमारे सामने एक नया रूल आ चुका है, रूल 16A। रूल 16A आ चुका है। रूल 16A क्या कहता है? रूल 16A कहता है, वेयर ए पर्सन इज नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट but is required to make any payment under the provision of the act, the proper officer may grant the said person a temp ID and issue an order, part B of RG 12। ये रूल 16A क्यों आया? रूल 16A इसलिए आया कि यदि कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है लेकिन उसको पेमेंट करनी है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? उसको टेम्प आईडी दे सकता है, और टेम्प आईडी देने के बाद वो टेम्प आईडी से पेमेंट कर देगा। अब मैं इसको पीछे वाले से लिंक करने की कोशिश करता हूं। रूल 16 सब रूल 1 किस लिए है? कोई सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च और कोई अन्य प्रोसीडिंग हुई है और वो प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी था, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने में ये फेल हो गया, तो उस पर्सन का वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कर दिया जी। अगर टेम्परेरी आईडी जनरेट करने का प्रोविजन रूल 16 सब रूल 1 में था, तो रूल 16A को लाने की जरूरत ही क्या थी? और रूल 16A में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि यह केवल और केवल टेम्परेरी आईडी जनरेट करने के लिए आया है। और आप मजे की बात यह देखिए, एक हमारे पास है रूल 87 सब रूल 4। वो क्या कहता है? वो ये कहता है, यदि कोई पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है और उसको पेमेंट करनी है, तो वो टेम्प आईडी में पेमेंट कर सकता है। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। वो जो टैक्स पेयर था, जिसका व्हीकल चला था वेस्ट बंगाल से, जाना था तमिलनाडु में, उसकी जो सप्लायर था, उसकी गुड्स और व्हीकल को इंटरसेप्ट कर लिया गया यूपी के अंदर। अब उसको पेमेंट करनी है। अब उसके पास क्या ऑप्शन है? या तो वो वेस्ट बंगाल वाले अकाउंट में जाके पेमेंट कर दे, DRC 03 से वो पेमेंट कर दे। लेकिन DRC 03 से पेमेंट कैसे अलाउड है? वो तो वेस्ट बंगाल के जीएसटी नंबर पे होगी। तो रूल 87 सब रूल 4 ने क्या बोला? भाई, आप क्या कर सकते हो? टेम्परेरी आईडी जनरेट करके पेमेंट कर दो। अब टेम्परेरी आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी? मान लीजिए डिफॉल्ट था सप्लायर का। सप्लायर कहां बैठा था? वेस्ट बंगाल में। तो विनोद जी, अब अगली वाली जो बात है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि आप रजिस्टर्ड नहीं है और आपको यूपी में पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के लिए टेम्प आईडी जनरेट करनी जरूरी है। और मजे की बात यह है, टेम्प आईडी जनरेट करने की पावर कब आई रूल में? वो आई थी सर 23 जनवरी 2025 को। 23 जनवरी 2025 को टेम्प आईडी जनरेट करने की पावर आई। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखिए, जो ये रूल 16A है ना, ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। रूल बन चुका लेकिन रूल नोटिफाई नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि आज की डेट में भी टेम्प आईडी जनरेट करने की पावर नहीं है। और देखिए, मैंने एक आर्टिकल लिखा था 17 मई 2024 को, इसी वाले एग्जाम्पल को लेके जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो वेस्ट बंगाल में सप्लायर है, रेसिपिएंट कहां है? तमिलनाडु में, ट्रांसपोर्टर कहां है? हरियाणा में। जब मैंने ये बात उठाई थी 17 मई 2024 को, तो सर उसके बाद रूल बनाया इन्होंने, और वो रूल नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 से आया था। और कब से आया था गजट में? 23 जनवरी 2025 से। लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। और मेरी बात को साबित कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर अभी 14 मई 2026 को एक ऑर्डर पास किया है मारुति इंटरप्राइजेस के केस में, जिसमें यह कहा गया है कि जो ट्रांजिट स्टेट है, जिसकी मैं यूपी स्टेट की बात कर रहा हूं, उसके ऑफिसर को इस केस में पेनल्टी लगाने की पावर नहीं है। तो मेरा सबसे यह कहना है, यदि आप फर्स्ट अपील में हैं, यदि आप सेकंड अपील में जा रहे हैं,
तो सर इसको जरूर से जरूर अपना एक ग्राउंड बनाइए और ग्राउंड में ये सारी चीजें लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत शानदार केस है मारुति इंटरप्राइजेस का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है। और अभी का है सर 14 मई 2026 का, और मेरा आर्टिकल कब का है सर 17 मई 2024 का। करीब करीब 2 साल हो गए सर। आगे चलते हैं सर। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं सर। अभी हम सेकंड अपील में हैं। हुआ क्या, जो सप्लायर है, मान लीजिए जो सप्लायर है, मेरे वाले एग्जांपल में ही वो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड था, और जो रिसिपिएंट है वो तमिलनाडु में था, और जो ट्रांसपोर्टर है वो हरियाणा में। यही लेके चलने में एग्जांपल। मैं बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2022 से पहले वाले केसेस की, जब टैक्स और पेनल्टी दोनों एप्लीकेबल हुआ करते थे। अब विनोद जी आपसे एक क्वेश्चन है, जब वेस्ट बंगाल से व्हीकल स्टार्ट हुआ और हम्म। इनवाइसिंग हुई तमिलनाडु वाले के नाम पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, बताइए आप। रजिस्टर्ड है वो पर्सन तो फिर तमिलनाडु ही आएगा। तमिलनाडु आएगा। हाँ। रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु आएगा। मेरे पास उसका एड्रेस अवेलेबल है। ठीक है जी। बिल्कुल सर। अब कृष्ण मुरारी जी आपसे क्वेश्चन है, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करना चाहें तो। यूपी में मथुरा के अंदर वो गाड़ी डिटेन कर ली, गुड्स भी डिटेन कर ली। अभी आप म्यूट पे हैं कृष्ण मुरारी जी। अब क्या हुआ, वो गाड़ी डिटेन कर ली। अब गाड़ी डिटेन करने के बाद में टेम्प आईडी जनरेट किया गया। ठीक है जी, टेम्प आईडी तो 1 जुलाई 2017 से ही जनरेट कर रहे हैं ये लोग, कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या किया, भाई मैं तो मथुरा में हूं, और जो इनवाइस था उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कहां की थी, तमिलनाडु की थी। अब उस मोबाइल स्क्वाड ऑफिसर ने क्या किया, जब टैक्स इंपोज किया 1 जनवरी 2022 से पहले, तो उसने जो सो DRC-01 दिया MOV-07 के साथ में, उन्होंने क्या किया, प्लेस ऑफ सप्लाई को कर दिया यूपी। क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया कि भाई हमने व्हीकल को इंटरसेप्ट किया है, मैं यूपी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूं, मेरा राइट है, मेरे रास्ते में ये गाड़ी आई है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी होना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट को टैक्स जाना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट को पेनल्टी जानी चाहिए। अब सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उसने कौन सा प्रोविजन अप्लाई किया प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए। टैक्स पेयर हो या टैक्स ऑफिसर हो, दोनों के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने के लिए सर्विसेज के केस में 2 सेक्शन है, तो गुड्स के केस में भी 2 ही है। गुड्स के केस में आईजीएसटी का सेक्शन 10 और 11, और सर्विसेज के केस में सेक्शन 12 और 13। अब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई को यूपी कैसे डिक्लेयर कर दिया। तो मैं ये पॉइंट बताना चाह रहा हूं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जब वो फर्स्ट या सेकंड अपील कर रहे हैं, तो उनको ये पॉइंट जरूर रेज करना चाहिए कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई को कैसे चेंज कर दिया। यदि प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्स के लिए, मैं पेनल्टी के लिए बात नहीं कर रहा, टैक्स के लिए थी, इनवाइस में तमिलनाडु थी, तो उनके पास ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट था जिससे उन्हें यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई तो यूपी ही होने वाली है। मेरा यह मानना है ऐसे ऑर्डर में यदि ये पॉइंट रखे जाएंगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो पक्का टैक्स पेयर के फेवर में फर्स्ट अपील में ना सही, कम से कम सेकंड अपील में बेनिफिट जरूर मिलेगा। और यहां पर मैं आपको एक छोटा सा सेक्शन हाईलाइट करना चाहता हूं, सेक्शन 160 सबसेक्शन 2। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। आपको एज ए टैक्स पेयर, एज ए टैक्स प्रोफेशनल, यदि किसी भी बिंदु पे कोई इशू रेज करना है, पॉइंट रेज करना है, डे 1 पे ही करना पड़ेगा। आपने एडजुडिकेशन में वो पॉइंट रेज नहीं किया, आपने फर्स्ट अपील में रेज नहीं किया, तो जी स्टेट आपसे ये कह सकता है भाई साहब आप सोए हुए थे क्या, आपने ये पॉइंट नीचे क्यों नहीं बताया। हो सकता है कैसे आपका नीचे ही निपट जाता, हो सकता है अपील अथॉरिटी आपकी बात नीचे ही मान लेते। तो सर लॉ में भी लिखा हुआ है और मैं भी आपको बता रहा हूं, ऐसे जितने भी पॉइंट है ना, आपको डे 1 पे रेज करने, वो बात अलग है, लीगल इश्यूज कभी भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन सर कोशिश करनी चाहिए हमें ये पॉइंट पहली स्टेज पर ही उठा लें। हो सकता है हमें पहले वाले ऑफिस ने रिलीफ ना दिया हो सकता है अपील अथॉरिटी ना दे,
लेकिन जब ये चीज कंटिन्यूटी में जाएगी तो पक्का रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 129 से है। क्योंकि कृष्ण मुरारी जी यूपी से हैं, इसलिए मैं यूपी वाला ये मुद्दा उठा रहा हूं। देखिए, आपको पहले मैं बताऊंगा, एक सर्कुलर आ रखा है, सर्कुलर नंबर 76। सर्कुलर नंबर 76 क्या कहता है? बड़ा इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है, या पहले मैं आपको ना बैकग्राउंड बताता हूं, तब सर्कुलर नंबर 6 पे आऊंगा। एक मिनट में इस फोटो को थोड़ा सा नीचे कर लूं। यस, वो व्हीकल इंटरसेप्ट हुआ कहां पर? यूपी में। व्हीकल कहां से स्टार्ट हुआ था? वेस्ट बंगाल से। जाना कहां था? तमिलनाडु। इंटरसेप्ट कहां हुआ? यूपी में। अब यूपी में जो सप्लायर है वो तो बैठे हुए थे वेस्ट बंगाल में। उन्होंने कहा यूपी कौन जाएगा? तमिलनाडु कहां बैठे हुए थे? सॉरी, वो जो तमिलनाडु का रेसिपिएंट है वो तमिलनाडु में बैठे हो, तो बोल कौन जाएगा? अब उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्टर तो वही था, गाड़ी भी उन्हीं की थी। ट्रांसपोर्टर के ऊपर टेम्प आईडी जनरेट कर दी। अब टेम्प आईडी जनरेट कर दी। अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है, यदि ऑनर ऑफ द गुड्स सामने आएगा तो ये वाली पेनल्टी लगेगी, मींस कम पेनल्टी लगेगी। और यदि ऑनर ऑफ द गुड्स सामने नहीं आया तो ज्यादा पेनल्टी लगेगी। मैंने अभी पेनल्टी का आपको क्वांटम नहीं बताया, बस सिंपल अर्थों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिंपल वर्ड्स में है कि यदि ऑनर ऑफ द गुड्स सामने आता है तो कम पेनल्टी है, ऑनर ऑफ द गुड्स सामने नहीं आता तो ज्यादा पेनल्टी है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑनर ऑफ द गुड्स सामने आया या नहीं आया? ये कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए क्या है, प्रॉपर ऑफिसर जो मोबाइल स्क्वाड ऑफिसर है वो कहता है भाई साहब देखिए ऐसा है, ना तो सप्लायर आ रहा, ना रिसिपिएंट आ रहा। एक तरफ इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है, दूसरी तरफ इंडिया की सेकंड नंबर की कंपनी है, बीच में ट्रांसपोर्टर खड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टर ने दोनों से रिक्वेस्ट कर ली, दोनों कहते हैं भाई साहब हमारे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, जो भी पेनल्टी है आप जानो, आपका काम जाने। गलती या तो सप्लायर की है, बाहर के ट्रांसपोर्टर की गलती नहीं है। अब मोबाइल स्क्वाड ऑफिसर ने क्या देखा, ना तो सप्लायर सामने आया, ना बायर सामने आया, तो कौन सी पेनल्टी लगेगी? क्लॉज बी वाली लगेगी, हायर ऑफ 50% वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेबल। ये आपकी पेनल्टी लगेगी। और एग्जेम्प्टेड गुड है, गुड्स है तो 5% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लोअर। अब उन्होंने कहा भाई साहब तमिलनाडु में बैठे रहो, आप वेस्ट बंगाल में बैठे रहो, आप इंडिया में नंबर 1 नंबर 2 मुझे कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसपोर्टर मैं तो ऑनर ऑफ द गुड सामने नहीं आया, मैं तो क्लॉज बी में जो हायर पेनल्टी वो लगाऊं। अब क्या जो उसने ये पेनल्टी लगाई है, क्या ये ठीक है या गलत है, ये क्वेश्चन है। इसके लिए मैं कहां पे चलूंगा? मैं चलूंगा सर्कुलर पे। क्वेश्चन क्या था? ऑनर ऑफ द गुड्स सामने नहीं आया इसलिए ज्यादा पेनल्टी लगा दी। अब ये सर्कुलर नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? वो ये कहता है क्वेश्चन, हु विल बी कंसीडर्ड एज द ऑनर ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 129 सबसेक्शन और ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि 129 वन के पर्पज से ऑनर ऑफ द गुड्स कौन ट्रीट होगा? सिंपल लिखा हुआ है सर, इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट इफ इनवाइस or any other specified document is accompanying the consignment of goods, then either the consigner or consignee should be deemed to be the owner of the goods. If the invoice or any other specified document is not accompanying the consignment of goods, then in such case the proper officer should determine who should be declared as the owner of the goods. अगर इनवाइस अवेलेबल है तो ऑनर ऑफ द गुड्स कौन होगा? या तो सप्लायर होगा या बायर होगा। और यदि डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर डिटरमिन करेगा। अब मेरे वाले केस में तो वेस्ट बंगाल से व्हीकल चला था, तमिलनाडु जाना था, इनवाइस अवेलेबल था, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या कहा, भाई साहब ना तो सप्लायर सामने आया, ना रेसिपिएंट सामने आया, मेरे सामने तो ट्रांसपोर्टर खड़ा हुआ है। और उन्होंने क्या किया, क्लॉज बी की पेनल्टी एप्लीकेबल कर दी। मेरा अपना मानना है, यदि ऐसा कोई ऑर्डर आपके पास में हो तो आपको जरूर से जरूर सफलता मिलेगी इस केस में, यदि आप इस पॉइंट को सामने रखते हैं कि चाहे सप्लायर सामने आए नहीं आए, लेकिन यदि इनवाइस अवेलेबल है तो उन दोनों में से किसी एक को ऑनर ऑफ द गुड्स मानना पड़ेगा, और ऑनर ऑफ द गुड्स मान के उसको क्लॉज ए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये ऑनर ऑफ द गुड्स है तो आप मान लीजिए कि ऑनर ऑफ द गुड्स सामने आ गया, तो क्लॉज बी एप्लीकेबल नहीं होता, क्लॉज ए एप्लीकेबल हो। ये पॉइंट आप फर्स्ट अपील में भी रखिए और सेकंड अपील में भी रखिए, ये पॉइंट आपको बहुत देखने को मिलेगा।
आगे चलते हैं सर। सेक्शन 70, सम्मन पूरा। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं हर पार्टिसिपेंट को एडवाइस करूंगा, यदि सम्मन किसी भी के पास आता है, जो भी टैक्स पेयर है उसके पास जो सम्मन आता है, सम्मन का पूरा सम्मान करें, उसको ऑनर दें। जिस डेट पे बुलाया गया उस डेट पे जाइए, जिस टाइम पे बुलाया है उस टाइम पे आपको जाना चाहिए। इसका रीजन ये है, यदि जिस डेट पे बुलाया गया है, जिस टाइम पे आपको बुलाया गया है, यदि आप नहीं जाते हैं तो कोर्ट में आपके अगेंस्ट में केस फाइल किया जा सकता है, क्योंकि सम्मन का ऑनर नहीं किया गया इसलिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आप एक लेटर देकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर मेरा यह मानना है सम्मन को पूरा ऑनर करना चाहिए, कभी भी सम्मन को डिसऑनर नहीं करना चाहिए। इसके जो रिपरकेशन है वो बड़े घातक आपके लिए हो सकते हैं। इसलिए अब ये मैं सम्मन वाला आपको क्यों दिखाया, मैं सम्मन पे डिस्कस करने वाला नहीं हूं। मैं डिस्कस किस पे करने वाला हूं, इसके थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन पे डिस्कस करने वाला हूं। एक नोटिस आता है कि हमारे पास में एक नोटिस आता है 74 का, उस पर लिखा होता है, एक डीजीजीआई से ना एक अलर्ट आया है। उस अलर्ट में आया है कि एक एक्स नाम की फर्म है, वो बोगस पाई गई है। और उस एक्स नाम की फर्म के जो ऑनर है उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी कि मेरी फर्म बोगस है और मैंने किसी को भी गुड्स की सप्लाई नहीं करी। और हमारे वाले एग्जांपल में मान लेते हैं वो जो फर्म है वो वेस्ट बंगाल की है और रिसिपेंट का है तमिलनाडु वाला है। तमिलनाडु वाले के पास में एक नोटिस आता है 74 का कि भाई डीजीजीआई से एक अलर्ट नोटिस आया है, जो फर्म वेस्ट बंगाल में है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। और उसके ऑनर ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई मैंने तो किसी को भी गुड्स की सप्लाई नहीं करी। अभी तमिलनाडु वाले के पास नोटिस आएगा, वो क्या करे। और उसके पास में जेन्युइनली इनवर्ड सप्लाई आई है, सप्लायर मना कर रहा है, रिसिपेंट कह रहा है, सारे प्रूफ दिखा दिए उसने, जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ उसके पास था उसने स्टॉक दिखा दिया, टोल की स्लिप भी दिखा दी, और बाकी जो चीजें जो जो प्रोड्यूस करनी थी वो सारी चीज दिखा दी। एक मिनट के लिए आप मेरी बात को मानिए। अब करना क्या है भाई, जो टैक्स ऑफिसर है वो तो यही कहेंगे, भाई जब हमारे पास में स्टेटमेंट है सप्लायर की और वो खुद कह रहा है कि उसने सप्लाई नहीं किया, तो रिसिपिएंट की बात नहीं मानी जाएगी। जो टैक्स ऑफिसर है अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, और उन्होंने क्या किया, ऑर्डर कर दिया। या हो सकता है अभी ऑर्डर नहीं किया और आपको टाइम दे दिया 30 डेज का कि भाई आप रिप्लाई करिए। जो आपको अपने रिप्लाई में पॉइंट रेज करना है ना, वो आपको सबसे पहले यही रेज करना है। जब आप रिप्लाई करें किसी सोकोज नोटिस का, तो आपको जो पॉइंट रेज करना है, पहले लीगल इश्यूज पे पॉइंट रेज करना है, जो मैं 160 सबसेक्शन 2 की बात कर रहा हूं। उसके बाद मेरिट को डिस्कस करना है। जब आप अपना लीगल ग्राउंड बनाएंगे कि किन किन लीगल ग्राउंड के बेस पर ये सोकोज नोटिस लीगली चैलेंज हम कर रहे हैं, वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, विदाउट जुरिडिक्शन है, या इसमें ये पॉइंट नहीं है, तो उसमें एक पॉइंट आपको ये भी डालना है कि भाई आप हमें क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोवाइड कराइए। किसका? उस सप्लायर का जिसने ये एक स्टेटमेंट दी है कि भाई मैंने किसी को भी सप्लाई नहीं करी। तो क्या करना है, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की डिमांड करनी है। आपको उसको क्रॉस एग्जामिन करना है कि भैया बता, मेरे पास तो गुड्स यहीं से आई हैं, ये वाली गाड़ी से आई हैं, ये इस जो व्हीकल नंबर है उससे आई है, ये ट्रक ड्राइवर की डिटेल है, ये उसका मोबाइल नंबर है, ये फ्रेट की पेमेंट करी है, तू कैसे कह रहा है। और मैं आपको 80% की बात कर रहा हूं, 80% 90% केसेस में बता रहा हूं सर, जो फर्स्ट स्टेज है ना, आपको वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन डिमांड करना है। क्योंकि आप ये देखिए, कल को कोई ये कह दे आके कि भाई मेरा कोई रिलेटिव है, और उसने क्या किया है, मेरा कोई रिलेटिव है, उसने क्या किया है, उसने राजेश खंडेलवाल के साथ में कुछ गलत काम करने का धमकी दी है। तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं सामने वाले की बात को मान लूंगा? मैं एक बार फोन करके कंफर्म करूंगा ना कि भाई साहब आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आपने कहा है नहीं कहा। वो मुझे बताएगा, कहा होगा तो बोलेगा, नहीं कहा होगा तो भी बोलेगा, दोनों बात बताएगा।
अब अगर मान लीजिए सामने वाले ने स्टेटमेंट दे दी, उसके बेस पर आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, उस तमिलनाडु वाले के ऊपर लांछन लगा रहे हो, एलिगेशन लगा रहे हो, तो रिबटल का मौका तो दोगे? आपने मौका ही नहीं दिया। हमने आपसे डिमांड करी थी कि हमें उसकी स्टेटमेंट दीजिए, हमने डिमांड करी थी आप हमारे सामने उसको बुलाइए। और सर ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ग्राउंड बनता है। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन की डिमांड करते हैं, 10 लोग आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट का कहना है कि 10 लोगों ने एलिगेशन लगाया, इसलिए हम आपका सारा आईटीसी डिसअलाउड करेंगे, इसलिए आपका जीएसटी नंबर हम आप कैंसिल करेंगे। अरे भाई उन 10 लोगों को फिर सामने लाओ तो सही, मैं उनसे क्वेश्चन तो पूछूंगा। आपने पूछ लिया, बहुत बढ़िया किया, आपने अपना काम परफेक्ट किया है। और इनफैक्ट आपने भी क्या किया, आपका काम तो डीजीजीआई ने अलर्ट नोटिस आया है, उसमें तो ना तो स्टेटमेंट होती है, कई बार होती भी है, कई बार नहीं भी होती है, कुछ नहीं पता। तो सर आपको जो सम्मन आता है, मैंने क्या कहा, सम्मन इसलिए आएगा भाई हमारे पास में ऐसे ऐसे एक इंफॉर्मेशन मिली है और आपने उससे गलत आईटीसी ली है, आपने उससे कोई भी गुड्स की सप्लाई नहीं करी। ये वहां से केस स्टार्ट होके अब आपके पास में डीआरसी 01A के बाद में डीआरसी 01 और सोकोज नोटिस आ गया। डीआरसी 01 सोकोज नोटिस की समरी है, आपने ये पॉइंट रखना है। अब देखिए, जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये सोचना पड़ेगा क्रॉस एग्जामिनेशन हमें किस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना है, किस एक्सटेंट तक करना है। मान लीजिए केस है, उसमें 250 पार्टी इन्वॉल्व है, क्या मैं सबका क्रॉस एग्जामिनेशन मांग लूं? नहीं, मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन केवल उनका मांगना है जो मेरे से रिलेटेड है, जो मेरे से रेलेवेंट है। पता चला आपका ये एक एम्प्लॉय है, उसी ने स्टेटमेंट दे दी कि सर मैं तो यहां पर व्हाट्सएप और फेसबुक चलाता हूं, सिर्फ इनवाइस इशू करने का काम करता हूं, ना तो मैंने किसी पर्सन को आते हुए देखा, ना किसी पर्सन को जाते हुए देखा। और अब आप कहें कि भाई मुझे इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करवा दीजिए, अरे भाई वो तो आपका एम्प्लॉय है, आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करके क्या करेंगे? आप उसे जब मर्जी बात कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन किस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना है, और करना है या नहीं करना, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस एग्जामिनेशन आपको तभी मांगना है यदि वो स्टेटमेंट, यदि वो आरयूडी, यदि वो पर्सन इतना इंपॉर्टेंट है, यदि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो उसकी बात, उसकी स्टेटमेंट, वो आरयूडी पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन मानना है। मान लीजिए वो पूरा का पूरा जो केस है वो किसी स्टेटमेंट पर ही बेस्ड है, और आप ये साबित कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट झूठी है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन की डिमांड करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो स्टेटमेंट झूठी साबित होगी ना, तो क्या होगा, केस ही खत्म हो जाएगा। तो यदि हम किसी केस में से उस स्टेटमेंट को बाहर कर दें, माइनस कर दें, और उसमें कोई भी वजूद नहीं बचता उस केस का, तो ऐसे केसेस में हमें क्रॉस एग्जामिनेशन की डिमांड करनी चाहिए। और मैं दोबारा बता रहा हूं सर, 160 सबसेक्शन 2 को ध्यान से पढ़ लेना कि हमें लीगल इश्यूज को, मेरिट्स को, कुछ भी है, सब पे जब हम डे 1 पे बात कर रहे हैं, जब रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो पॉइंट हमें रेज करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, अंडमान टिम्बर इंडस्ट्रीज वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। सर देखिए, जो क्रॉस एग्जामिनेशन और नेचुरल जस्टिस के जो हमारे केसेस होते हैं ना, उनके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास में जीएसटी का ही कोई केस लॉ हो। जो नेचुरल जस्टिस का लॉ है ना, ये कोडिफाइड नहीं है। ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगाता है, तो एक बार रिबेटल का मौका तो दिया जाएगा। ये वहां से हमारे सामने चीजें पिक्चर में आती हैं। लेकिन अगर हम सीजीएसटी एक्ट में देखें, तो कुछ कुछ सेक्शन हैं जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की तरफ इशारा करते हैं। सेक्शन 75 सबसेक्शन 4, वो सिंपल ये कहता है, यदि टैक्स पेयर ने कोई रिक्वेस्ट करी है, किसकी, कि भाई मुझे पीएच प्रोवाइड की जाए, तो उसको पीएच प्रोवाइड करनी है, और यदि टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई डिसीजन लिया जाना है, तो उसको पर्सनल हियरिंग दी जानी जरूरी है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि हमें एलिगेशन लगाने के बाद दूसरे को मौका देना है, दूसरे की बात सुननी है। हम किसी के मामले में खुद जज नहीं बन सकते, हमें पहले उसको मौका देना है, फिर उसका डिसीजन लेना है। विनोद जी, आप प्लीज मुझे बता देना मेरे पास कितना टाइम और है। सर जब तक आप ले सको, मतलब अच्छा, मतलब सुन रहे हैं लोग तो अच्छा है।
मैं ठीक है, मैं क्योंकि आपने 1 घंटे का बोला था, अभी 10 10 1 मिनट मैं कोशिश करूंगा समाप्त करने की, थोड़ा ब्रीफ में कर देता हूं। अब क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, वो क्या है, वो कहां से आ रहा है साहब? ऑडी अल्ट्रम पार्ट। ये क्या कहता है भाई? सबसे पहले सामने वाले को आप नोटिस दीजिए, उसके बाद आप उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दीजिए कि भाई अगर आप तेरे को कुछ कहना है तो बताओ। उसको रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट भी देने हैं, उसको जितने भी एविडेंस उसके अगेंस्ट में हो सकते हैं सारे प्रोवाइड कराने हैं, ताकि वो कुछ अपनी बात कह सके। और यदि कोई पर्सन यदि स्टेटमेंट पर रिलायड अपॉन किया गया है, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन भी दिया जाना चाहिए यदि वो डिमांड करता है। यदि इनमें से कोई भी पॉइंट फुलफिल नहीं होता है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। और जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है ना, तो हाई कोर्ट में रिट फाइल करी जा सकती है। सेक्शन 75 सबसेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लाइन का ये हमारा सबसेक्शन है, क्या कहता है? द प्रॉपर ऑफिसर इन हिज ऑर्डर शैल सेट आउट द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड बेसिस ऑफ हिज डिसीजन। सिंपल एक छोटी सी लाइन लिखी है सर। जो प्रॉपर ऑफिसर है जब अपना ऑर्डर करेगा ना, तो उसमें बताएगा कि जो उसने डिसीजन लिया है टैक्स पेयर की बात को डिसअलाउ करने का, उसका बेसिस क्या है, उसने कौन कौन से रेलेवेंट फैक्ट सामने रखे हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए। देखिए ऑर्डर आता है और उसमें क्या लिखा होता है? रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री और ऑर्डर क्लोज। या फिर लिखा होगा द फैक्ट्स विच आर गिवन, या फैक्ट्स रिलेटेड टू द केस लॉ विच इज प्रेजेंटेड बाय द टैक्स पेयर विच इज प्रेजेंटेड बाय द अपीलेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द केस फ्रॉम द केस विच इज अंडर द डिस्कशन। सिंपल ऐसा लिख दिया जाता है। अरे भाई, अगर फैक्ट डिफरेंट है तो बताना पड़ेगा क्यों डिफरेंट है। सिंपल कह के काम नहीं चल सकता। एक लाइन में लिख दिया रिप्लाई इज नॉट अप टू दी मार्क, रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। सर ये कोई डिसीजन का बेसिस नहीं है। और राजेश हमारे, सर, कुछ कह रहे हैं विनोद इसमें, जी? हाँ, मैं कह रहा हूँ इसमें जैसे जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिलता है, रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री और रिजेक्टेड। तो सर उस जी, केस में भी अपील में जा सकते हैं इसके लिए। सर आप अपील बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 107 है, जहां पर किसी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा कोई ऑर्डर या डिसीजन पास किया गया, उसकी अपील की जा सकती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, वहां पर कहते हैं रिप्लाई नॉट सेटिस्फैक्ट्री। मैं आपको उसमें एक एडवाइस करना चाहूंगा। यदि ऐसा कोई सोकोज नोटिस आता है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो इसमें सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन आई हुई है, स्टेट लेवल पर भी सेंट्रल टैक्स लेवल पर भी। जब आप रिप्लाई करें, तो आप रेलेवेंट फैक्ट, रेलेवेंट पैरा अपनी रिप्लाई में जरूर अटैच करें और यह बताएं कि इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट नहीं मांगी जा सकती है। जब आप ये लगाएंगे रिप्लाई में, तो सामने वाले को पता लगेगा कि भाई जो मैंने मांगा है वो दे दिया है, और इसको मुझे डिनाई नहीं करना है। डिनाई करना है तो इसका मतलब यह हुआ जो रिलेवेंट नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, मैं उसका अगेंस्ट में जा रहा हूं। मतलब कहने का मतलब यह है, मुझे पहले मेरे बारे में तो पता होना चाहिए। मुझे पता होना देख, चाहिए ऐसा सर्कुलर आ रखा है, मुझे पता होना चाहिए ऐसा नोटिफिकेशन आ रखा है। अब जैसे हरियाणा के अंदर रजिस्ट्रेशन के केस में स्पेसिफिकली कहा गया है, ये चीजों की आप डिमांड नहीं कर सकते, क्लियर लिखा हुआ है। हमारे साथ में 2 बार हुआ और दोनों बार हमने सोकोज नोटिस में उसको चिपकाया, और दोनों बार ही हमारा इमीडिएट अप्रूव हो गया बिना किसी दिक्कत के। सर क्रांति एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हर टैक्स प्रोफेशनल को पढ़ना चाहिए। कि जब भी कोई डिसीजन दिया जाए, तो उसका बेस इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या रेलेवेंट फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल टैक्स पेयर का, टैक्स प्रोफेशनल के रिप्लाई को कॉपी पेस्ट कर देना डिसीजन का बेस नहीं माना जा सकता। और जब हम भी एज ए टैक्स प्रोफेशनल रिप्लाई करें, तो एक एक पॉइंट का रिबटल होना चाहिए। सर ये इसलिए रेलेवेंट नहीं है, ये गलत है, ये इनवैलिड है, ये विदाउट जुरिडिक्शन है, ये मैंने आपकी बात मान ली है, ये DRC 03 से टैक्स में पे करने के लिए रेडी हूं, या इतने दिनों में पे कर दूंगा, या मैंने पे कर दिया। हर पॉइंट पे आपने रिप्लाई करना है। इसी तरह से प्रॉपर ऑफिसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी हर पॉइंट को रिबटल करें। और यदि नहीं करेंगे,
तो सर सेकंड अपील के अंदर ये पॉइंट आपको जरूर उठाना है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, 74 के केसेस आए हैं और उसमें 122 के अंदर पेनल्टी प्रपोज करके कंफर्म की गई है। अलग से कोई भी नोटिस या ऑर्डर नहीं है। सर्कुलर नंबर 254 है हमारे पास। इसको आपको मैंने ग्राउंड बनाया था अपील में। फर्स्ट हियरिंग के टाइम पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने मैंने मुद्दा उठाया था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने मुद्दा बनाया इसको सेकंड अपील में, सेकंड अपील ने कुछ नहीं कहा मेरे इस ग्राउंड के बारे में। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। देखिए, इस पर तो डिस्कशन ही नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर उठाने चाहिए। ये 4-5 स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको बता देता हूं, पता तो आपको सब कुछ होगा इसके बारे में। सोकोज नोटिस में टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की जितनी डिमांड की गई है उससे ज्यादा डिमांड कंफर्म नहीं की जा सकती। सोकोज नोटिस में जो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी डिमांड किया गया है, जो प्रपोज किया गया है, उससे ज्यादा ऑर्डर में कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इंटरेस्ट यदि डिमांड नहीं भी किया गया है तो पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है अपने आप ही पे करना है। तो यदि इंटरेस्ट में कुछ चेंजेस भी होगा तो कोई इशू वाली बात नहीं है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सो कॉज नोटिस टैक्स के लिए 3 लाख रुपए का आया और जब रिप्लाई फाइल किया जा रहा था तो पता चला कि 4 लाख रुपए का और टैक्स इस केस में बनता है, तो 7 लाख रुपए करके ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। क्योंकि सो कॉज नोटिस में यदि 3 लाख रुपए का टैक्स है तो जो ऑर्डर है और जो ऑर्डर की समरी है DRC 07, उसमें 3 लाख ही लिखना पड़ेगा। वो बात अलग है यदि पीरियड अलाउड करेगा तो 4 लाख रुपए का एक और सो कॉज नोटिस दिया जा सकता है, डिमांड को कंफर्म की जा सकती है। सर देखिए, आज की डेट में हम एक बहुत बड़ा इशू फेस कर रहे हैं। जब GST 80 में अपील फाइल करते हैं तो वो सेक्शन के साथ रूल भी रिपोर्ट करने को कहता है। अब डिमांड ऑर्डर आता है, उसमें कहा हुआ है कि आपने तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के नॉन कंप्लायंस में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। मींस आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी में आता है, तो क्यों ना इसको रिवर्स किया जाए। या आपने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का नॉन कंप्लायंस किया है, तो क्यों ना इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है वो रिवर्स किया जाए। अब सर आप ये देखिए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में तो ABCDEFGHI कितने सारे क्लॉज हैं, और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में तो क्लॉज AA, BBA, C और D 6 है। अब मुझे यही नहीं बताया गया कि आपने कौन से क्लॉज का, सब क्लॉज का नॉन कंप्लायंस किया। मैं रिप्लाई क्या दूं? मैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के क्लॉज A का रिप्लाई दूं, AA का दूं, B का दूं, BA का दूं, C का दूं या D का दूं? इसका मतलब यह हुआ कि मुझे तो सुनवाई का उचित अवसर ही नहीं मिला, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे। यह बात आपको कहां लिखनी है? यह बात आपको लिखनी है जब आप लीगल ग्राउंड रेज करेंगे, जब सोकोज नोटिस का रिप्लाई कर रहे होंगे। क्योंकि यह इंपॉर्टेंट बात आपको कब काम आएगी? जब आप GST 80 में जाएंगे, वहां पर बताएंगे सर हमें तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी इन्होंने। इन्होंने तो कहा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का नॉन कंप्लायंस है, ये तो बताया नहीं कौन से क्लॉज का है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मजाक की बात है, एक बार क्या हुआ, एक पर्सन को फांसी की सजा सुनाई गई। भाई आपने क्या किया है? आपने रामलाल को मारा है। उसने बहुत कहा सर मैंने नहीं मारा, नहीं मारा। लेकिन अब डॉक्यूमेंट जितने भी वो थे, एविडेंस उसके अगेंस्ट में थे, तो उसको फांसी की सजा सुनाई गई। भाई सुबह आपको 7 बजे फांसी पे लटकाया जाएगा, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, जिस दिन उसको फांसी पे लटकाया जाना था उसी दिन रामलाल साहब प्रकट हुए। उसने कहा देखो भाई साहब, मैं तो कहता था मैंने मारा ही नहीं, आप मुझे जबरदस्ती फांसी दे रहे हो। अब क्या हुआ, फांसी देने वाले कहते हैं भाई साहब आपने रामलाल को नहीं मारा ना, तो आपने श्यामलाल को मारा हो। कहने का मतलब यह है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ठीक है, हमने क्लॉज सी के बारे में नहीं लिखा तो आपने डी का नॉन कंप्लायंस किया है, हमने डी के बारे में नहीं लिखा आपने AA का नॉन कंप्लायंस किया है। ऐसा नहीं होता लॉ में। लॉ में क्या होता है, आपने क्लॉज सी का नॉन कंप्लायंस नहीं किया, अगर मैंने डी का नॉन कंप्लायंस नहीं किया ना, तो सर आपको दोबारा सो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, मैं फिर दोबारा रिप्लाई दूंगा उसका।
ऐसा नहीं है कि जीएसटी 80 में जाके बोल दूं सर मेरे तो क्लॉज में गलती हो गई, मेरे को तो सी लिखना था डी लिख दिया मैंने, या डी लिखना था सी लिख दिया। अरे भैया वहां तो सेक्शन 16(2) लिखा है, सी और डी तो लिखा ही नहीं है। लेकिन सर एज ए टैक्स प्रोफेशनल मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जहां पे इस चीज से फर्क पड़ सकता है। ये छोड़ देते हैं सब। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी एक बार मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूं यदि किसी का क्वेश्चन है। अभी मैं एक काम करता हूं, 1 मिनट। अच्छा ठीक है सर, कंटिन्यू हो गए, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, ठीक है आप जो कह रहे हो सर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अभी मुझे लग रहा है सर 8 बजे मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा सर, अभी 12 मिनट हाँ और चल श्योर। लेते हैं, मैं इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे भी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमें जब भी भी इंटरेस्टिंग। जब भी ऑफिसर, जब भी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो उसमें सब क्या आता है, उसमें ये आता है क्यों ना इतनी पेनल्टी लगाई जाए। और सीधा केस कहां से स्टार्ट होता है? सीधा केस स्टार्ट होता है मेरा आपका 74 पे, उससे नीचे तो बात ही नहीं होती, आपको पता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वास्तव में जीएसटी लॉ ऐसा बनाया गया है कि टैक्स पेयर के ऊपर पेनल्टी ही लगानी है? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं सर आपको, कि क्या टैक्स पेयर के ऊपर पेनल्टी ही लगानी है। 1 मिनट जरा, मैं एसी चला रहा हूं सर। हम्म, नहीं, जीएसटी लॉ को ऐसा नहीं बनाया गया, लेकिन हमें ऐसा दिखाया जा रहा है यदि टैक्स पेयर ने गलती कर दी तो पेनल्टी लगेगी। अब मैं आपकी बात को प्रूव करने के लिए आपको 5-7 पॉइंट देता हूं कि जीएसटी लॉ को इस तरह से बनाया गया कि पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। नंबर 1, आपने टैक्स पे करना है, आपको क्या दिया गया है, GSTR 1 और 3B, सेक्शन 59 बनाया गया सेल्फ असेसमेंट का। आप टैक्स पे कर दीजिए, जीएसटी लॉ क्या कहता है, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर। आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है, आप 1 लाख रुपए का जो अपना वो टैक्स पे कर दीजिए, कोई बात नहीं साहब। मतलब कि पहली बात तो टैक्स पेयर पे विश्वास किया जा रहा है, इसलिए सेल्फ असेसमेंट का प्रोविजन है। अगर कोई गलती हो गई, मान लीजिए आपको पे करना था, आपने GSTR 3 भी नील की फाइल कर दी, आपने जानबूझकर करी हो सकती है, आपने अनजाने में करी हो सकती है। आपको 1 लाख रुपए का सप्लाई दिखाना था GSTR 3B में, आपने 10 लाख 10 हजार रुपए डाल दिया। दोनों बात हो सकती है सर। क्या कि आपने जानबूझ के भी किया हो सकता है, और आपने गलती से भी किया हो सकता है। अब क्या प्रोविजन है, कोई बात नहीं, DRC 03 है आपके पास में, DRC 03 अपलोड करिए, इंटरेस्ट पे करिए, आप क्या करिए, वॉलंटरी पेमेंट कर दीजिए, हम कोई पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि आपने सेल्फ कर दिया, वॉलंटरी कर दिया, कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट बताया मैंने, पहला बताया मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट का, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया किसका, पेनल्टी ना एप्लीकेबल होने का, क्योंकि DRC 03। तीसरा, मान लीजिए आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं साहब, और आप उसके 1 लाख को पेमेंट करना ही भूल गए। अब हो रही है स्क्रूटनी सेक्शन 61 की। जब सेक्शन 61 की स्क्रूटनी हो रही है तो क्या किया जा रहा है, 30 डेज का टाइम दिया जा रहा है। भाई आपकी ये डिस्क्रिपेंसी है, GSTR 1 में आपकी 1 लाख रुपए के टैक्स वाली सप्लाई है, और GSTR 3B में आपने क्या किया, नील की फाइल कर दिया। तो 1 लाख रुपए के बारे में आपका क्या कहना है, आपको गलती पता चल गई, आपने 1 लाख रुपए पे टैक्स पे कर दिया, DRC 03 दे दिया, कोई पेनल्टी एप्लीकेबल है नहीं है, मैटर क्लोज, आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया। तीसरा मैंने आर्गुमेंट दिया आपको पेनल्टी नहीं लगने का। चौथा, क्या हुआ, आपने उसको भी इग्नोर कर दिया, 61 को, 73 का नोटिस आ गया, 73 का। भाई अब तो गड़बड़ हो गई, गलती भी पता लग गई, आपको कई बार मौके दिए, 59 का मौका दिया आपको, आपको उसके बाद में 61 का भी आपको मौका दिया, अब सोकोज नोटिस आ गया। अगर मैं 73 की बात करता हूं, 73 क्या कहता है, 30 डेज में पे कर दीजिए, हम कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। ये मैंने चौथा आर्गुमेंट दिया है आपको, जब जीएसटी लॉ इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप, वो टैक्स पेयर फिर भी इतना वो निकला, उसने 30 डेज में भी पेमेंट नहीं करी, तो कितनी पेनल्टी लगेगी, 10%। मतलब कि लॉ मेकर की अभी भी ऐसी इच्छा है कि मुझे पेनल्टी इंपोज नहीं करनी है, तो उसने क्या किया, 1 लाख रुपए पे केवल 10,000 पेनल्टी का ऑर्डर इशू कर दिया, कोई बात नहीं। अब डिपार्टमेंट को पता लग गया साहब आपने तो फ्रॉड किया है, आपने जानबूझकर 1 लाख रुपए की पेमेंट नहीं करी। वो कहां चला गया, 74 में। 74 में आपने कहा अरे भैया, अगर सोगोज नोटिस आ गया ना तो मेरे को तो पेनल्टी बहुत लग जाएगी। अब 74 में क्या हुआ, आपने, आपकी आत्मा जाग गई और आपने टैक्स की पेमेंट कर दी,
तो आपने इंटरेस्ट भी पे किया और 15% की पेनल्टी भी पे कर दी। अभी भी सर देखिए, जो जीएसटी लॉ है वो टैक्स पेयर के फेवर की बात कर रहा है, केवल 15% पेनल्टी ले रहा है। इसके बाद में क्या हुआ, सो कॉज नोटिस आ गया, आप 30 डेज में पेमेंट कर दीजिए। केवल 25% पेनल्टी है। 25% पेनल्टी क्यों रखी गई है? 25% पेनल्टी सर इसीलिए रखी गई है क्योंकि जीएसटी लॉ को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि टैक्स पेयर के ऊपर पेनल्टी नहीं लगानी है। उसके बाद इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऑर्डर भी कर दिया, अब भी 30 डेज है, अब भी पेनल्टी पे कर दी, अब भी टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर दिया, तब भी सर 50% का रिलीफ है, 50% पेनल्टी पे करनी है। ये मेरा एक और एग्जांपल है इस बात को लेने के लिए कि जीएसटी लॉ को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि टैक्स पेयर के ऊपर पेनल्टी नहीं लगानी। अब सर अंत में क्या होता है भाई साहब, वो टैक्स पेयर तो इतना बेशरम हो चुका था, ऑर्डर भी हो गया, 30 डेज भी निकल गए, ऐसे के लिए जीएसटी लॉ नहीं है। उसके लिए तो दूसरी ही जगह है जहां उसको जाना चाहिए। उसका क्यों फेवर करना हमें? जो ना टैक्स पे करना चाहता, ना इंटरेस्ट पे करना चाहता, ना पेनल्टी पे करना चाहता, 8 मौके दे दिए उसको रिड्यूस्ड पेनल्टी पे करके अपने कंप्लायंस पूरे करने का। कम से कम मेरा तो ऐसे पर्सन के साथ बिल्कुल सरोकार नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया, जो जीएसटी लॉ है वो पेनल्टी लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है, प्रॉपर ऑफिसर का ये कंसर्न रहता है भैया पेनल्टी जितनी ज्यादा से ज्यादा लगे उतनी लगाई जानी चाहिए। यदि आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई गई है तो जो मैंने आपको ये 2-3 पॉइंट बताए हैं आप इनको भी ले सकते हैं। अभी चलिए 254 को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 254 को डिस्कस करने के लिए कम से कम मेरे को आधा घंटा लगेगा, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला। बस अभी मेरे पास 6 मिनट और है। मेरा एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था सेक्शन 122 को लेकर, सीए इंस्टीट्यूट की मैगजीन में। और मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन था जब मेरे अपने इंस्टीट्यूट की मैगजीन में मेरा आर्टिकल छपा। ये नवंबर, ये आया था, हाँ ये आया था आपका अक्टूबर में। और जो 1 नवंबर को मैगजीन आई थी उसमें मेरा आर्टिकल प्रिंट हुआ था। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, आर्टिकल भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। यदि आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। जिन जिन पर्सन के ऊपर 122 से रिलेटेड पेनल्टी है, मैंने इसमें यह प्रूव करने की कोशिश की है कि 122 सेक्शन में पेनल्टी 122 में सोकोज नोटिस इशू करके, ऑर्डर इशू करके नहीं लगाई जा सकती। किसी और सेक्शन में सोकोज नोटिस इशू हो सकता है, किसी और सेक्शन में ऑर्डर हो सकता है, 122 में नहीं हो सकता। ना सोकोज नोटिस इशू हो सकता, ना इसमें ऑर्डर हो सकता। उसका रीजन यह है इसमें प्रॉपर ऑफिसर नाम का वर्ड ही नहीं है। सेक्शन 160 सबसेक्शन 2 मैंने आपको बता दिया। अभी रूल 142 पे भी मैं बात नहीं करूंगा, अदरवाइज ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अच्छा, लास्ट में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, दो एंट्री है हमारे सामने, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में। पहली एंट्री क्या कहती है, 5AA, दूसरी 5AB। पहली एंट्री कहती है सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। ये कहती है यदि कोई रजिस्ट सॉरी यदि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट आउट की गई है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम की लाइबिलिटी एप्लीकेबल होगी रजिस्टर्ड पर्सन पे। सप्लायर कोई भी हो सकता है। अब रजिस्टर्ड पर्सन में कंपोजिशन डीलर भी इंक्लूड है, ध्यान से समझ लेना। यदि कंपोजिशन डीलर ने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पर ली है तो उसको आरसीएम में जीएसटी पे करना है। यह प्रोविजन आया था 18 जुलाई, इफेक्टिव हुआ था 18 जुलाई 2022 को। और इसके बाद में एक प्रोविजन और आया था, एक एंट्री और आई थी। यह कब आई थी? 10 अक्टूबर 2024 को। यह क्या थी? सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोर प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। जो 5AA वाली एंट्री है वो क्या कहती है? रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, और नीचे वाली है अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, मींस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, कॉमर्शियल इमोर प्रॉपर्टी हो गई। तो इस केस में क्या लिखा है? इस केस में लिखा है कि जो रिसिपिएंट है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। और मैंने आपको बता दिया कंपोजिशन डीलर रजिस्टर्ड पर्सन होता है। तो एंट्री 5AA में यदि कंपोजिशन डीलर ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे ले ली तो आरसीएम पे जीएसटी पे होना है, और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे ले ली तो भी आरसीएम में जीएसटी पे करना है। ऐसा प्रोविजन आ चुके थे 18 जुलाई 2022 और 10 अक्टूबर 2024। इसके बाद में एक नोटिफिकेशन आया था
ये आया था 16 जनवरी 2025 को। और इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया, जो नई वाली एंट्री लेके आए थे ना, ये सेकंड वाली, ये वाली जो 10 अक्टूबर 2024 से अप्लाई हुई थी, उसमें क्या बोला गया था? इसमें ये बोल दिया इन्होंने कि भाई आप क्या करना, एनी रजिस्टर्ड पर्सन में कंपोजिशन डीलर को बाहर कर देना। कहने का मतलब यह हुआ, यदि कंपोजिशन डीलर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे लेगा तो उसको आरसीएम में जीएसटी पे नहीं करना। बहुत अच्छी बात हो गई। यदि कंपोजिशन डीलर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे लेगा तो उसको आरसीएम पे नहीं करना। लेकिन जो एंट्री नंबर 5AA है, वहां क्या लिखा हुआ है? यदि कंपोजिशन डीलर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किराए पे लेगा तो उसको आरसीएम में जीएसटी पे करना है। आप मेरी बात समझ गए जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं? यानी कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर वो लेगा तो आरसीएम नहीं है, और रेजिडेंशियल लेगा तो आरसीएम है। अब मुझे यह समझ में नहीं आया कि ये जो उन्होंने बनाया है, ये गलती से रह गया है, जानबूझ के किया गया है, अभी तक किसी के दिमाग में, किसी के ध्यान में क्यों नहीं आया है? एक केस लॉ है एसएस इंडस्ट्रीज का, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। 110 पेज का है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को किसी को चाहिएगा तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। मैंने इसका नाम क्यों लिया, एसएस इंडस्ट्रीज का? ये एक ऐसा केस लॉ है जो फर्स्ट अपील में जाकर ही खत्म हो गया था, सेकंड अपील तक भी नहीं गया। थर्ड अपील की बात तो बहुत दूर की बात है, हाईकोर्ट की बात तो बहुत दूर की बात है। फर्स्ट अपील ने ही टैक्स पेयर के फेवर में कर दिया था। इस केस को पढ़ने के बाद में, सर, केस कैसे कराना है, केस में क्या आर्गुमेंट देने हैं, वो बहुत बेहतर ढंग से समझे जा सकते हैं। तो विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो मुझे अपने चैनल पे मौका दिया, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है कंसल्ट वॉइस के नाम से, और विनोद जी ने मुझसे वादा किया है, जो ये यूट्यूब पर जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने आएगा, विनोद जी अपने चैनल पे भी डालेंगे और मेरे चैनल पे भी डालेंगे। सर, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी बहुत आसान है। मैंने इसमें अपनी आधी डिग्री जोड़ रखी है, आपको डिग्री बताई थी, RKCA MBA LLB। बहुत सिंपल सा मेरा ईमेल एड्रेस है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे आप पूछ सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर आपके पास में आ चुका होगा, आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। राजेश सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल, पूछिए ना। एक पार्टी ने क्या किया, ई वे बिल बनाया एक इनवॉइस के ऊपर, हम्म। और पता चला वो इनवॉइस गलत बन गया, उसमें इनवॉइस इनवाइस नंबर गलत गलत। बन गया? अच्छा। हाँ, वो टैली से बनाया और बना दिया, और उसमें इनवॉइस नंबर गलत डल गया। वो कुछ मतलब ऐसा बन गया कि वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। उन्होंने क्या किया, वो बिल तो डिलीट कर दिया, उस बिल को हम्म। दोबारा बनाया। अब उसमें अमाउंट भी चेंज हो गया, मतलब इनवॉइस नंबर भी चेंज हो गया, है ना, पार्टी सेम है। हम्म। तो ये हमारे को पता चला जब नोटिस आया डिपार्टमेंट से हम्म। कि आपका ई वे बिल जो है ना रिकनसाइल नहीं हो रहा। तो हमने देखा कि हमारे तो बिल नंबर 1 से 50 तक बिल नंबर जा रहे हैं, या पूरे साल में 1 से 300 तक जा रहे हैं, सबके ई वे बिल बने हुए हैं, एक वो एक्स्ट्रा बना हुआ है, वो कैंसिल करना रह गया। तो इस केस में नहीं, क्या क्या, ईवे बिल कैंसिल करना रह गया? ई वे बिल कैंसिल करना रह गया। अच्छा, और आपने जो नया इनवाइस बनाया था उस पर हम्म, आपने नया ईवे बिल बना दिया? उस पे ई वे बिल बन गया। हाँ तो ठीक है सर, आपको वो जो आपने इनवाइस कैंसिल किया था, क्या GSTR 1 में रिपोर्ट किया था आपने कैंसिल में? सर वो नंबर ही ऐसे कुछ भी, एक्चुअली क्या है, ई वे बिल जो बनाया ना, एक्चुअली वो बिल नहीं बना, वो ई वे बिल बनाया ना। ई वे बिल मैनुअल बनाते थे उस टाइम, जो पार्टी बनाती थी। सर तो कोई उसने क्या बात नहीं, ये किया, तो, मतलब सर, वो ऐसे ही ABCDSP कुछ भी डला हुआ है मेरी बात तो इनवॉइस। सुनिए। जो ईवे बिल है उसमें कोई तो नंबर आया होगा। उसमें ऐसे ABZX कोई क्या बात है नहीं वो सर। सर, डला हुआ है। आपको यही प्ली लेनी पड़ेगी कि भाई उसके अंदर जो हमारा इनवाइस था वो गलत सीरीज का इशू हो गया था, हमने उससे कोई भी गुड्स डिलीवर नहीं करी है। हम्म। आपके पास में वो इनवाइस तो होगा ना? अगर आपके पास में वो इनवाइस है तो आप प्रूफ हम्म। भी दे सकते हैं, सर ये देखिए ये इनवाइस है, ये ईवे बिल हमने है। और हमने आप क्या और दिया ज्यादा था? कर सकते हैं, तो वो व्हीकल नंबर होगा उस इनवाइस पे अगर आया होगा तो आप वहां से भी प्रूव करा सकते हैं, देखिए इस व्हीकल का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है।
बट हमने क्या है, पूरा कंपैरिजन शीट उनको दिया कि हमारे जीएसटी में पूरे साल में इतने नंबर से लेके इतने नंबर की इनवॉइसेज इशू हुए हैं, उनके सबके ये बिल बने हुए हैं, और सेम डेट में उस पार्टी का बिल, अलग बिल बना हुआ है, ये बाई चांस कैंसिल करना रह गया। ठीक है, मतलब प्लीज आपको देना पड़ेगा उनको। हम्म। और दूसरा सर, एक मेरे को ये जो हम जीएसटी जो अप्लाई करते हैं ना, उसके अंदर मेनली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पता है, जैसे गांव में जाते हैं तो वो एड्रेस कंप्लीट नहीं लिखे होते, तो वहां पे नॉर्मली यही वो यही बोलते हैं कि आपका एड्रेस कंप्लीट नहीं है वगैरह वगैरह, तो या फिर थोड़ा बहुत जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में एड्रेस पूरा नहीं है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट बनवाया है तो उसमें एड्रेस पूरा डाला हुआ है, तो कहते हैं हाँ वो आपका मैच नहीं करता। तो इस केस में क्या करना चाहिए हमें? सर देखिए, ऐसा है, इसके इस केस में डायरेक्शंस आ रखी हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा अलग हम्म। से कि भाई हम्म। किस किस तरह से जब आप नंबर अप्लाई करें। इवन उसमें यह भी लिखा हुआ है डायरेक्शंस के अंदर कि यदि आप रेंट एग्रीमेंट नहीं भी अटैच करते, आप एनओसी भी दे देते हो तो भी काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सर, कोई आपका हाउस टैक्स होगा, कोई गिरदावरी रिपोर्ट, मोटेशन रिपोर्ट कुछ तो होगी, वो आप उसमें अटैच कर सकते हो। लेकिन सर आपको ध्यान क्या देना है कि जो डायरेक्शन आ रखी है, जो इंस्ट्रक्शन आ रखी हैं, आप उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, और यदि सो नोटिस आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप रिप्लाई करिए। श्योर सर। जी। थैंक यू सो मच सी राजेश कुमार खंडेलवाल सर। सच में सर, आज आपने जिस तरह से कॉम्प्लेक्स केसों को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया है और लिटिगेशन से जुड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमारे सामने रखे हैं, वो बेमिसाल हैं। जीएसटी लिटिगेशन और कंप्लायंस को लेकर हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल कलीग्स और व्यूअर्स के मन में जो डाउट थे, वो आज के इस सेशन के बाद पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आपकी इस कीमती समय और बेहतरीन इंसाइट के लिए द कंप्लायंस सीए की पूरी टीम और हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे सभी डायनेमिक व्यूअर्स और प्रोफेशनल ब्रदर्स को, जो आज हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, लगातार एक्टिव रहे और इस सेशन को सफल बनाया। दोस्तों, अगर आज आपको आज का यह सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं, और कंप्लायंस, टैक्सेशन और लीगल अपडेट पर ऐसे ही प्रैक्टिकल सेशन लगातार देखने के लिए द कंप्लायंस सी चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूलें। तो चलिए, आज की इस वेबिनार को यहीं पर रैप अप करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द हमारे अगले लाइव सेशन में एक और नए और इम्पैक्टफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, कंप्लायंट रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट। जय हिंद। थैंक यू जी। थैंक यू सर।